हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बालेंदु। कक्षा 10 के गणित के इस नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि बीजगणित यूनिट 2 18 नंबर के लिए कर रहे थे, ये लास्ट लेक्चर है हमारा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं। मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से सारी वीडियोस देख लीजिएगा। मोर देन सफिशिएंट है आपके 18 नंबर के लिए, ठीक है। अगर उससे संबंधित और प्रश्नों का प्रयास आप घर पे करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जाहिर सी बात है पेपर में आप अच्छा करके आएंगे। कुछ एक सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 नंबर के सवाल बचे हुए हैं। वैसे ये 6 नंबर का सवाल है, अगर ये पेपर में आता है तो 6 मार्क्स के लिए आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को मैं यहाँ पे आपको हल करवा देता हूं, एक बार देख लीजिएगा। ये द्विघात समीकरण बना के इसको हल करना है और हल करके हमें इसका आंसर निकालना है। मतलब कहने का ये है कि ये x में एक समीकरण दिया हुआ है, इसको आपको द्विघात में कन्वर्ट करना है और हल करके x का मान निकालना है। आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको करा देता हूँ। एक बार देख लीजिएगा। जब ऐसे बड़े सवाल आपको आए, इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने की बात आए और यहाँ पे बड़े बड़े ब्रैकेट्स आए, तो पहले इनको छोटा करने का प्रयास करिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं x-2 अपॉन x+2 को z मान लेता हूँ। ये मैंने एज्यूम किया, माना, ये मैंने मान लिया। अगर इसको z मानता हूं तो ध्यान से इस ब्रैकेट को देखना, इस वाले का ये ठीक उल्टा है। x+2 अपॉन x-2 है, तो अगर ये z है, इसको यहां पे तुमने उल्टा कर दिया तो z के बटे 1 हो सकता है। उल्टा कर दोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/z आ जाएगी। अब इसको यहाँ पे अपने क्वाड्रेटिक में रिप्लेस कर दो तो क्या मिलेगा तुम्हें, z+3 इंटू 1/z-4 इज इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा आगे और अच्छे से ले जाओ। ये बटे में z है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा खत्म करने का प्रयास करते हैं। दोनों तरफ z से गुणा कर देते हैं, समीकरण में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो z² + 3, क्योंकि z से z कैंसिल हो जाएगा जब z का गुणा कर रहे हो, -4 इंटू z इज इक्वल्स टू z इंटू 0, 0 आ जाएगा। थोड़ा और अच्छे से इसको लिखेंगे तो z² - 4z + 3 इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा और ये आपको एक द्विघात समीकरण के जैसा ही दिख रहा होगा। इसको आप कैसे करेंगे, द्विघात है, आसान सा है, बहुत सिंपल है। गुणनखंड से कर लो, z² - 3z - z + 3 इज इक्वल्स टू 0। गुणनखंड कर दिया मैंने इसका। यहाँ पे z कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, z - 3 बचेगा, -1 कॉमन लूंगा तो z - 3 बचेगा इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट में आ गया z - 3, एक में आ गया z - 1 इज इक्वल्स टू 0। दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन 0, दोनों में से कोई एक 0 होगा। अगर मैं z - 3 इज इक्वल्स टू 0 लिखता हूँ तो मुझे z इज इक्वल्स टू 3 मिलता है। वहीं अगर मैं z - 1 इज इक्वल्स टू 0 लिखता हूँ तो z बराबर मुझे 1 मिलता है। अब चूंकि हमें तो x निकालना था, हल करके समीकरण को x का मान निकालना है, तो z की जगह पे जो तुमने माना था वो रख दो। यहाँ पे x-2 अपॉन x+2 इज इक्वल्स टू 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, x-2 इज इक्वल्स टू 3x + 6 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। एक काम करो, x को एक तरफ कर लो, नंबर्स को एक तरफ कर लो, तो इस x को 3x, ये प्लस x है, राइट साइड जाएगा तो -x हो जाएगा। -2 यहाँ पे था ही, -2 यहाँ पे था ही, +6 लेफ्ट साइड आएगा तो -6 हो जाएगा। अब ये माइनस का 8 हो गया इज इक्वल्स टू 3 में से 1 गया, 2x हुआ। यहाँ से x इज इक्वल्स टू -8/2, 2 चौक के 8 बराबर कितना आ जाता है, -4 आ जाता है। एक आंसर तो मुझे यहाँ से मिल गया। अगर z इज इक्वल्स टू 1 को रखते हैं तो z हमने किसको माना था, x-2 अपॉन x+2 को माना था। एक बार इसको देखेंगे, x-2 अपॉन x+2 इज इक्वल्स टू 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x-2 इज इक्वल्स टू x+2 आ गया। x कट गया, मतलब ये हल नहीं हो पाएगा, ये जो है हल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे x तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, कट गया, खत्म हो गया। तो इस केस को लिख देंगे x डज नॉट एग्जिस्ट। x जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एक ही आंसर आएगा हमारा इस समीकरण को हल करने के बाद, x बराबर -4। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, 6 नंबर में आएगा अगर पेपर में आएगा तो। ऐसे ही 1-2 और अच्छे सवाल मैं यहाँ पे आपको करा देता हूँ और बाकी मतलब जैसे जैसे सवाल मैं करा रहा हूँ उसी पैटर्न के और सवाल आपकी किताब में दिए होंगे, उनकी प्रैक्टिस करिएगा, आपके पेपर में जरूर फंसेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको करिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, चलिए एक ये सवाल करते हैं। ये भी 6 नंबर के लिए आएगा, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो ये भी 6 मार्क्स के लिए ही पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, इसमें 2 समीकरण दिया है। एक समीकरण, यदि समीकरण कौन सा है, x² + kx + 64 इज इक्वल्स टू 0, और एक और दिया है x² - 8x + k इज इक्वल्स टू 0। कहता वास्तविक मूल रखते हैं। मैंने आपको ये चैप्टर शुरू करने के पहले ही एक रिवीजन का क्लास कराई थी, उसमें मैंने बताया है कि जब मूल वास्तविक रखना होगा तो d जो है उसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना बहुत जरूरी है। वास्तविक मूल 2 केस में होता है, एक ग्रेटर देन 0 में, इक्वल टू 0 में। यानी वास्तविक केवल कह रहा है तो 2 कंडीशन है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
के का धनात्मक मान ज्ञात करना है, जबकि इसके और इसके मूल कैसे हों, वास्तविक हो। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना बहुत जरूरी है। अगर इसका मैं डी निकालूं, मान लो d1 लिखता हूं, तो डी बराबर क्या होता है वैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यानी के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल्स टू 0 लिखूंगा। यहाँ से के स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 गुणे 64 आ जाएगा। तो यहाँ से k इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वर्गमूल निकाल लो, इसका 2 और इसका 8, यानी कि k बराबर आ गया 16। k बराबर कितना आ गया 16। लेकिन बराबर क्यों मैं लिख रहा हूँ, d तो मुझे कैसा चाहिए, d बराबर ये आ गया, और d कैसा होना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ से, फिर k के आगे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, k के आगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, k ग्रेटर देन इक्वल टू 16 आ गया एक कंडीशन। k कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 होना चाहिए। और अगर मैं इसका d निकालूं, इसको मैं d2 लिख सकता हूं, बी स्क्वायर यानी कि ये तो सीधे 64 हो गया, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू कैसा हो जाना चाहिए, 0। कंडीशन ये है वास्तविक मूल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 64 ग्रेटर देन इक्वल टू कैसा होना चाहिए, 4 या फिर इसको उल्टा करके लिख दूं मैं, तो लिख सकता हूँ 4 के लेस देन इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 64। यहाँ से k लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए 64 डिवाइडेड बाई 4, और इसको भी आप जब डिवाइड करोगे तो 16 आएगा, यानी ये कंडीशन और मिल गई, k लेस देन इज इक्वल्स टू 16। यानी कि देखिए ये वाला समीकरण वास्तविक मूल तब रखेगा जब k ग्रेटर देन इक्वल टू 16 होगा। ये वाला दूसरा वाला समीकरण वास्तविक मूल तब रखेगा जब k लेस देन इक्वल टू 16 होगा। तो अब बात यह है कि मुझे तो k का ऐसा मान चाहिए, वो भी धनात्मक, जो इन दोनों के मूलों को वास्तविक कर दे। तो उसके लिए इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, ग्रेटर देन 16, ये लेस देन 16, वो तो कॉमन नहीं है, लेकिन ये भी इक्वल टू 16 है और ये भी इक्वल टू 16 है। तो जो दोनों में कॉमन है k इज इक्वल्स टू 16, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। k इज इक्वल्स टू 16, k का जो धनात्मक मान है वो कितना है, 16 है। इस धनात्मक मान पे ये जो दोनों समीकरण है इसके मूल कैसे हो जाएंगे, इसके मूल हो जाएंगे वास्तविक। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ पाए होंगे। एक दो और बढ़िया क्वेश्चन करा देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ये पेपर में आ सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न भी द्विघात समीकरण में या फिर बीजगणित वाले जो यूनिट है उसमें बार बार पूछे जाते हैं। अगर इस तरह की कोई रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न आया तो देखिए इसको कैसे हैंडल करेंगे। कहता है एक रेलगाड़ी है जो कि एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी कि कुछ इस तरह की बात है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से एक ये रेलगाड़ी है, ठीक है, समझ लेना रेलगाड़ी है, और ये 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यहाँ से जाती है 360 किलोमीटर। कहता है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। यानी कि मान लो पहले ये x से जा रही थी, इसको टाइम मान लो t1 लग रहा था, अभी ये 5 किलोमीटर ज़्यादा हो गई, x+5 से जा रही है और इसको टाइम t2 लगता है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जब ये चाल ज़्यादा हो जा रही है तो समय जो है वो 1 घंटा कम लग रहा है। यानी इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का है, 1 घंटे का है। यानी t1 माइनस t2 जो है वो 1 घंटे के बराबर है प्रश्न के अनुसार। और अब रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। अगर ये लॉजिक आपको समझ में आ गया तो ये सवाल हलवा है, नहीं आया तो एक बार रिपीट में पीछे जाके देख लो, समझ में आ जाएगा। ये ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है। यहाँ पे अब मुझे ये दिख रहा है कि समय में अंतर अगर लिख दूं तो मुझे एक समीकरण मिल जाएगा। अगर मैं पहली कंडीशन के लिए, देखिए चूंकि वैसे तो हम लोगों को पता है कि चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय होता है, लेकिन मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ कि समय में मेरा समीकरण बन रहा है, तो मैं समय वाला फॉर्मूला लॉजिक लगाऊंगा। तो मैं समय बराबर दूरी बटे चाल लिखूंगा। समय बराबर क्या लिखूंगा मैं, दूरी बटे चाल लिखूंगा। अब t1 अगर लिखूं समय बराबर, ये t1 समय लगने में दूरी कितनी तय की गई है 360, तो मैं लिखूंगा 360 बटे चाल कितनी है, t1 समय कब लगा है जब x से चल रही थी, तो मैंने लिख दिया x। ये मेरा बन गया समीकरण 1। और इस कंडीशन को देखूं, t2 निकालूं अगर, समय बराबर दूरी इस बार भी कितनी तय हो रही है 360 बटे, लेकिन ये t2 समय तब लगा है ये 360 तय करने में जब चाल x+5 हो गई है, तो मैंने लिखा x+5। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, t1 और t2 मैंने निकाल लिया। और यहां पे मैं लिख दूंगा प्रश्नानुसार।
प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार क्या है भाई, T1 माइनस T2 जो है वो डिफरेंस कितना है, वो 1 का है। ठीक है, तो T1 की वैल्यू रख दीजिए 360 डिवाइडेड बाई एक्स, माइनस T2 रख दीजिए 360 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5, और ये डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब एलसीएम लेना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे मान रख दिया हुआ है। एलसीएम लेंगे तो x और x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में, इससे इसमें भाग देंगे, खत्म हो जाएगा। x प्लस 5 से 360 में गुणा होगा, डायरेक्टली कर देता हूँ मैं। 360 x प्लस 360 में 5 से गुणा कर दो, 5 0 और 3 और 1800 ये आ गया, माइनस x प्लस 5 में भाग दोगे तो ये कट जाएगा, x का गुणा 360 में कर दोगे तो 360x बराबर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ काम आसान होता दिख रहा है, 360 और 360, क्योंकि प्लस और माइनस कट गया, बचा क्या हमारे पास 1800 अपॉन x का गुणा कर दो तो x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो एक द्विघात समीकरण बनता हुआ दिखेगा, और उस द्विघात समीकरण को हल कर दिया तो x का मान भी आपका निकल जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं, अगर आपको लिखना है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसको। अब तक आपने लिख लिया होगा, सवाल आपको समझ में आ गया है, बस कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x का 1 में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x मिलेगा, और इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू में 1800 मिल जाएगा। अब इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर आ गया 0। ये द्विघात समीकरण है, इसको हल करना दो मेथड है हमारे पास। आप चाहें तो गुणनखंड विधि से कर दीजिए, और आप चाहें तो श्रीधराचार्य से कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर आप 1800 का ऐसे गुणनखंड करके फिर तोड़ के ऐसे लाना चाहते हैं, अगर बड़ा लग रहा है श्रीधराचार्य से कर लेते हैं। x अगर मुझे निकालना है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ जाता है, b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी माइनस 4ac, और अपॉन में क्या आ जाता है, अपॉन में आ जाता है 4ac। सी क्या है भाई, माइनस 1800 है ना, इसके पहले माइनस साइन है। ठीक है, ध्यान से देखना, इसके पहले माइनस साइन भी है, गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, और डिवाइडेड बाई में अपॉन 2a तो 2 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट में ये 25 ऐसे ही रह जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 18 चौक 7200 आ जाएगा, ये 7200, और डिवाइडेड बाई कितना है, 2 है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ रहे होंगे। अब ये x बराबर कितना आ गया, -5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 7225, और डिवाइडेड बाई में कितना है, 2 है। 7225 का आपको निकाल लेना है, 7225 का आपको निकाल लेना है वर्गमूल। देखिए वर्गमूल अगर वैसे ना निकाल पाए, 7225 भाग विधि से निकाल लीजिए, जल्दी निकल जाता है। जैसे भाग विधि से निकालेंगे तो आपको दिख रहा होगा 8 8 64, और हाँ 8 8 जा 64, यहाँ पे कितना बचा 64, और 8 बच गया, 25 यहाँ पे आपने ले लिया, ये 8 यहाँ रख के 8 8 16 हो गया। अब देखेंगे 5 अगर यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे 5 तो 5 पचे 25, 2 5 सके 30, 3 5 5 ये कट गया, लो 85 निकल के आ गया। 1 मिनट में निकलता है भाग विधि से, अगर आपको निकालने आता है। तो x बराबर कितना आ गया, -5 प्लस माइनस 85 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अगर प्लस साइन लेते हो तो x बराबर -5 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। 85 में से 5 चला जाएगा तो 80 अपॉन 2 आ गया, यहाँ से आ गया 40, यहाँ से कितना आ गया 40। और अगर आप माइनस साइन लेते हो तो x बराबर -5 माइनस 85 -5 माइनस 85 डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है। 85 और 5 मिलके 90 देंगे आपको माइनस के साथ, डिवाइडेड बाई 2, और ये माइनस का 45 आ जाएगा। अब चूंकि ये चाल है, ये भी आपका 1 सेकंड, सवाल में किलोमीटर प्रति घंटा था तो ये किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से ये आंसर है। और ये भी -45 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि आप लिखोगे कि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए जो -45 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी कैलकुलेशन में आ रहा है ये गलत है, ये चाल हमारा आंसर नहीं होगा। +40 किलोमीटर प्रति घंटा जो आ रहा है ये बिल्कुल सही आ रहा है, हमारा आंसर क्या होगा 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि जो रेलगाड़ी की चाल है वो माइनस में, जैसे मैं कहूँ कि मेरी लंबाई -6 फीट है, इसका मतलब क्या मैं जमीन के नीचे हूँ,
तो माइनस साइन चाल के लिए, लंबाई के लिए, इन चीज़ों के लिए वैल्यूएबल नहीं होता है। माइनस आया मतलब गलत है, इसलिए प्लस वाला सही है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लॉजिक समझ में आया होगा, सवाल समझ में आया होगा। और इसी तरह जैसे मैंने रेलगाड़ी का कराया, ऐसे ही नाव के ऊपर भी इबारती प्रश्न आते हैं, नाव के ऊपर। और उसमें जो है आपको जैसे धारा के साथ नाव की चाल ये है, धारा के विपरीत दिशा में ये है, इतना समय, इस तरह से। जैसे यहाँ पे मैंने लॉजिक लगाया ना, समय को पकड़ा, फिर मैंने समय निकाला, फिर दोनों का डिफरेंस एक था, समीकरण बनाया, हल किया, ऐसे ही करना है। तो ऐसे भी सवालों की प्रैक्टिस आप अपनी किताब से जरूर करिएगा। और यहाँ पे मेरी तरफ से जो मैंने आपको बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो है कुछ एक प्रश्न थे, ऐसे ही इन्हीं टाइप के प्रश्नों को जरूर हल करिए, प्रयास करिए घर पे। और जो यूनिट 2 18 नंबर के लिए मैंने कहा था कि रिवाइज करा दूंगा, बोर्ड एग्जाम के लिए कंप्लीट करा दूंगा, मैंने आज इस क्लास में वो बिल्कुल बहुत ही प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते हो कि जैसे यूट्यूब पे होता है कि थोड़ा सा पढ़ाया फिर भग गया, कंप्लीट नहीं है चीज़ें, या फिर एडवर्टीजमेंट के लिए 1-2 क्लास ले ली फिर बाद में पढ़ाई नहीं रहे, ऐसा नहीं है। मैंने बोला था 18 मार्क्स कंप्लीट कराऊंगा, मैंने आपका करा दिया, बहुत सही समय पर कराया। अभी आपका एग्जाम में आपके टाइम में फिर भी 10-15 दिन बचा हुआ और यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बाकी और कोई टॉपिक मैं देखता हूँ अपने हिसाब से, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको और भी टॉपिक्स करा दूंगा विज्ञान के या गणित के, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे गणित में यूनिट 1 यूनिट 2 प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, बिल्कुल मैंने करा दिया। अगर आप नए हैं उस प्लेलिस्ट से पूरा का पूरा पढ़िए, ठीक है, पूरा का पूरा रिवाइज कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में उनसे आपके प्रश्न जरूर आएंगे। 18 नंबर का इधर हो गया, और जो भी जितने भी मार्क्स का यूनिट 1 से आ रहा होगा वो देख लो आप। इतने नंबर आपके यहीं से तैयार हो जाएंगे, केवल वीडियो रिवाइज कर लेंगे तब भी, केवल देख लेंगे तब भी। और बाकी नया क्या पढ़ना है कमेंट करके अगर कोई बताएगा कि मुझे सर ये पढ़ा दीजिए, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, या फिर ये बोर्ड के लिए रिवाइज करा दीजिए, तो करा दूंगा। नहीं तो मैं अपने हिसाब से देखता हूँ, जैसे भी मेरे पास टाइम होगा मैं कोई ना कोई टॉपिक आपको आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।